हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों कूलम के नियम पर हम लोगों ने ध्यान दिया था बच्चों, और उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया था, है ना। तो आज हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि कूलम के नियम का जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो है, लेकिन वो क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है बच्चों। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, है ना, उसे आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसे लाइक और शेयर करें, है ना। और जो बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब भी करेंगे बच्चों, है ना। वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखें बच्चों, है कि नहीं। ज़रूर से ज़रूर वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग जो है ना, आप लोगों को नॉलेज जो है गेन हो सके, प्राप्त हो सके बच्चों। तो चलिए हम लोग आज बिना समय को गवाए जो है आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कूलम के नियम का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो सबसे पहली बात है बच्चों यहाँ पर यह है कि कूलम का नियम जो होती है ना, कूलम्ब का जो नियम है बच्चों वो बिंदुवत आवेश के लिए ही जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बच्चों कि कभी कभी इसका इस्तेमाल बड़े गोलीय पदार्थ, है कि नहीं, जो आवेशित पदार्थ होते हैं उसके लिए भी कूलम्ब का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जानकारी आपको आगे की, है ना, कक्षाओं में या क्लास में आप लोगों को दे दूंगा मैं। तो सबसे पहला नियम यहाँ पर यह है कि कूलम्ब का नियम, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, है ना। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, है कि नहीं। देखिए छोटे छोटे बिंदुवत आवेश, छोटे बिंदुवत आवेश के लिए, छोटे बिंदुवत आवेश के लिए उपयोग में लाया जाता है। छोटे बिंदुवत आवेश के लिए, है ना, के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। छोटे बिंदुवत आवेश के उपयोग में लाया जाता है। लेकिन यह नियम, आप देखिएगा कि लेकिन यह नियम, है ना, बड़े गोलीय आवेश, बड़े गोलीय आवेशित पदार्थ में भी होता है कि नहीं। बड़े गोलीय आवेशित पदार्थ के लिए भी होता है, पदार्थ के लिए भी होता है, के लिए भी होता है बच्चों, याद रखिएगा। कूलम्ब का नियम छोटे बिंदुवत आवेश के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यह नियम बड़े, है ना, नियम बड़े गोलीय आवेशित पदार्थ के लिए भी होता है। आप लोग जब मैं आगे इस कक्षा में जब आप लोगों को बताऊंगा, है कि नहीं, कि बड़े गोलीय आवेशित पदार्थ के कारण विभव का मान निकाले या बल का मान निकाले या विद्युत तीव्रता का मान निकाले, तो आप लोग देखिएगा कि वहाँ बड़े गोलीय जो आवेशित पदार्थ है ना, वो एक बिंदुवत पदार्थ के भांति जो है काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये बात जानिए कि कूलम्ब का नियम बिंदुवत आवेश के लिए और साथ ही साथ बड़े गोलीय आवेशित पदार्थ के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब गतिमान आवेश होता है, साथ ही साथ कि जो बिंदुवत आवेश होना कैसा चाहिए, स्थिर होना चाहिए, है ना। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश का स्थिर होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे लिखेंगे कि आवेश जो है स्थिर होने चाहिए। आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। आवेश स्थिर होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए। गतिशील आवेश यदि होंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या होगा। गतिशील आवेश के लिए, है ना, गतिशील आवेश के लिए कूलम्ब का नियम के साथ साथ, कूलम्ब के नियम के साथ साथ, कूलम्ब के नियम के साथ साथ चुंबकीय जो होती है नियम भी वहाँ पर काम करती है। चुंबकीय नियम, है कि नहीं, चुंबकीय नियम भी मान्य होती है या कार्य करता है। चुंबकीय नियम भी कार्य करता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि जब कोई भी आवेश जब गतिशील होता है ना बच्चों, तो उसके साथ
कूलम का नियम भी लगता है, मतलब आप कह सकते हैं कि उस गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी बनते हैं और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनते हैं। इसीलिए विद्युत क्षेत्र यदि बन रहे हैं, है ना, तो उसके लिए कूलम के नियम लगेंगे और साथ ही साथ चुंबकीय नियम भी काम करते हैं, जो कि आगे आप लोगों को बताया जाएगा। दूसरा नियम जो होता है बच्चों, इस कूलम्ब का नियम जो होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, जो कि इससे पिछले वाले कक्षा में मैंने इसे सिद्ध भी किया था, है कि नहीं। तो दूसरा बात क्या है कि कूलम्ब का नियम, आप यहाँ देखिए कि कूलम्ब का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम, है कि नहीं, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। न्यूटन का, है कि नहीं, कूलम्ब का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, तृतीय गति नियम का पालन करता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर का जो बातें होती है उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। कूलम्ब का नियम जो है ना बच्चों, वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से लेकर के कुछ किलोमीटर के रेंज तक जो है काम कर सकता है ना। इसका प्रयास होता है कि कूलम्ब का नियम कि कहाँ कितनी दूरी तक ये काम कर सकता है। तो देखिए कूलम्ब का नियम 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरी तक, है कि नहीं, कुछ किलोमीटर की दूरी तक कार्य करता है। अब इससे अधिक यदि दूरी हो जाए, है कि नहीं, तो ये कूलम्ब का नियम प्रभावी नहीं होता है। अब यदि इससे कम दूरी पर हो तो फिर नाभिकीय बल वहाँ पर काम करता है बच्चों। ये बात याद रखिएगा कि यदि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर यदि कोई दो वस्तु या दो कण रखे गए हैं तो नाभिकीय बल प्रभावी हो जाते हैं वहाँ पर, है कि नहीं। तो ये बातें आप लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे कि मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, यदि दोनों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है तो ये बल प्रभावी होंगे, वहाँ पर आपका कूलम्ब के नियम काम करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इससे कम दूरी पर, ये भी बात को मैं कर देता हूँ मेंशन कि इससे कम दूरी पर, है कि नहीं, इससे कम दूरी पर नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स जिसको कहते हैं, कि नाभिकीय बल प्रभावी होते हैं, नाभिकीय बल प्रभावी होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप चौथा नंबर का केस में आप लोग देखेंगे कि यह जो कूलम्ब का बल जो होता है ना, वो एक संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं। संरक्षी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ और इसके बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा कि संरक्षी बल क्या होते हैं, है कि नहीं। देखिए कूलम्ब बल संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, है कि नहीं, संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं, तथा यह, है कि नहीं, तथा यह वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, तथा यह वर्ग व्युत्क्रम, है ना, वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है ना, वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है कि नहीं। आप देखे होंगे कि जब बल का मैं एक्सप्रेशन लिखे थे तो नीचे में कितना था, 1/r², ठीक है ना, F इज इक्वल टू, है कि नहीं, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो नीचे में जो r² है उसी को कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करना, मतलब दूरी के साथ बल का घटना बढ़ना, है कि नहीं, तो वह उसी को कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करना। साथ ही साथ जो होता है कि ये जो एक केंद्रीय बल है कि नहीं, यह कैसा बल है, ये एक केंद्रीय बल है कि नहीं, सेंट्रल फोर्स जिसको कहते हैं, यह केंद्रीय बल है। अब केंद्रीय बल मतलब किसको कहते हैं कि वैसा बल, है कि नहीं, जो दो बिंदु आवेशों के बीच, है कि नहीं, लगने वाले बल जो होती है एक रेखा में होनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, तो दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो एक रेखा के अनुदिश होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बल होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं एक केंद्रीय बल होते हैं, ठीक है, रेखा के अनुदिश बल लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। तो यह तीन बात हो गई कि कूलम्ब बल एक संरक्षी प्रवृत्ति होते हैं, जिसकी स्टडी हम लोग आगे कक्षा में करेंगे। ये वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है और साथ ही साथ ये केंद्रीय बल भी होते हैं। और पांचवा नंबर में जो बातें आती है वो कुछ इस प्रकार है बच्चों कि यह नियम जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा
प्रभावी बल है कि देखिए कूलम्ब बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी बल होता है। देखिए कूलम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी मतलब शक्तिशाली होता है या ज़्यादा, है ना, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कूलम्ब बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है कि नहीं, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आप प्रयोग से भी देख सकते हैं कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को यदि हम आकर्षित कराते हैं कलम से, तो वो कागज़ के कलम क्या करता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को पुनः अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आकर्षण बल है, कूलम्ब आकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा प्रभावी होता है। छठा नंबर का जो बातें आती है बच्चों की वो यह होता है कि कूलम्ब बल जो होता है एक अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करता है कि नहीं, कूलम्ब बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए कूलम्ब बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कूलम्ब बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक बात आप समझिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो आवेश है, ये हो गया Q1 आवेश और ये हो गया Q2 आवेश। तो दोनों आवेशों के बीच में मान लेता हूं कि F बल लग रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर इसी दोनों आवेशों के बीच में F बल लग रहा है, यदि एक कोई तीसरा आवेश यदि हम Q3 ले आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बल का परिमाण बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या होगा? तो आप ये बात समझिए कि ये दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। मतलब दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F है तो F ही होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके आवेश के बीच में भी बल लगना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल, इस आवेश के कारण इस आवेश पर भी बल लगेगा, है कि नहीं। लेकिन दोनों आवेशों के बीच में जो F बल लग रहा है वो F ही लगेगा, है कि नहीं। ये अप्रभावी होता है, आप याद रखिएगा, ये अपरिवर्तित होता है। तो ऐसे नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी कुछ देर बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो समझ में आ गया अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि दो कूलम्ब आवेश जो होता है या कूलम्ब बल जो होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला कूलम्ब बल तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे नियम को भी हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गया। इसे लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, है कि नहीं। यदि आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं इसे लिख देता हूँ कि देखिए इसका अर्थात यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात दो आवेशों के बीच, अर्थात दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश से, लेकिन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश से अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि तीसरा आवेश को यदि नज़दीक ले जाएंगे तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल के मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी कूलम्ब के नियम से संबंधित है बच्चों, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए होता क्या है कि देखिए किसी आवेशित निकाय में, देखिए किसी आवेशित निकाय में, किसी आवेशित निकाय में, निकाय में किसी अभीष्ट मतलब स्पेशल चार्ज, किसी अभीष्ट आवेश पर, किसी अभीष्ट आवेश पर लगने वाला, किसी अभीष्ट आवेश पर लगने वाला परिणामी कूलम्ब आवेश या कूलम्ब बल, लगने वाला परिणामी कूलम्ब बल,
लगने वाला परिणामी कूलम्ब बल उस आवेशित निकाय के समस्त आवेशों, है कि नहीं, समस्त आवेशों के द्वारा लगने वाला पृथक पृथक बलों का बीजीय योग होता है। पृथक पृथक बलों का बीजीय योग होता है। इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। किसी आवेशित निकाय में किसी अभिष्ट आवेश पर लगने वाला परिणामी कूलम्ब बल उस आवेशित निकाय के समस्त आवेशों के द्वारा लगने वाला पृथक पृथक बलों का बीजीय योग होता है। अब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक फोटो बनाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब बात को समझिएगा। ये मान लेते हैं कि एक आवेशित निकाय 3 डायमेंशनल स्पेस में हम यहाँ पर बनाते हैं बच्चों। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ बहुत सारे आवेश है, जैसे कि यहाँ पर Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये Qn आवेश है कि नहीं। अब हम समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका स्थिति सदिश हम लोग मान लेते हैं कि R1 है, इसका स्थिति सदिश ये R2 है, इसका स्थिति सदिश ये हो गया आपका R3 हो गया और इसका स्थिति सदिश Rn है, ठीक है। इसका स्थिति सदिश Rn है और यहाँ पर एक मतलब आवेश है जिसका नाम हम दे देते हैं Q0 और इसका स्थिति सदिश कितना है Rn या R0 है। सभी वेक्टर है, ये सभी दूरियां जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी दूरियां क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर अब बहुत सारा आवेश आप देख पा रहे हैं, n आवेश है, n1 है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 Qn आवेश है। अब यहाँ पर हम एक चर्चा यदि करते हैं कि Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है कि नहीं, तो Q1 आवेश पर कौन कौन बल लगा रहा है, Q2 आवेश लगा रहा है, Q0 आवेश लगा रहा है, Q3 आवेश लगा रहा है और डॉट 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 Qn आवेश भी लगा रहा है, ठीक है। तो इस पर कितने बल लगेंगे, इसमें तो n बल लगेंगे, Q1 आवेश पर n। तो यहाँ पर मैं लिखने का देखिए समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए Q1 आवेश पर बल लगेंगे, देखिए Q1 आवेश पर बल लग रहा है। तो Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है इसका नाम मैं F1 दे देता हूँ। तो F1 जो बल होगा वो कितना होगा, F1 पर Q2 के आवेश के कारण बल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F12 समझ में आ रहा है बच्चों कि 1 पर बल 2 के कारण, अब फिर 1 पर बल 3 के कारण भी लग रहा है तो यहाँ पर F13 हो जाएगा। अब 1 पर बल 4 के कारण भी लग रहा है तो F14 भी हो जाएगा, है कि नहीं। 1 पर बल 5 आवेश के कारण लग रहा है 15, इसी तरह डॉट 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 n आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है, इसीलिए यहाँ F1n लिखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो इसी आवेश को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं कि n का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, देख रहे हैं n का मान 1 से लेकर के n तक जा रहा है, इसका मान हम लोग यहाँ दे सकते हैं f है ना, F1n तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह Q2 आवेश पर भी निकाल सकते हैं कि Q2 आवेश पर भी बल कितना हो जाएगा। देखिए Q2 आवेश पर बल भी निकाल सकते हैं कि Q2 आवेश पर बल कितना हो जाएगा। तो QF2 इसको लिख लेते हैं, तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं F2 पर 1 के कारण भी बल लग रहा है, Q पर 3 के कारण भी बल लग रहा है ना, 2 पर 4 आवेश के कारण भी बल लग रहा है ना, 2 पर 5 आवेश के कारण भी बल लग रहा है, इस तरह करके डॉट 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 F2n बल लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n का मान कहाँ से कहाँ तक गया कि दूसरे आवेश, मतलब n का मान 1 से लेकर के है कि नहीं, n का मान n तक यहाँ पर गया है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा यहाँ पर हो गया 2n तक हो गया। इसी तरह करके यदि हम डॉट 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 करके करते यदि हम Qn आवेश पर यदि बल का चर्चा करते हैं, है कि नहीं, Qn आवेश पर बल, है कि नहीं, Qn आवेश पर बल यदि लगेगा तो यहाँ हो जाएगा Fn, है कि नहीं। तो Fn आवेश क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं F1n हो जाएगा, F12n हो जाएगा, है कि नहीं, F3n हो जाएगा, सॉरी हम उल्टा लिख रहे हैं बच्चों, N1 होगा, N1 हो जाएगा,
N2 हो जाएगा, N3 हो जाएगा, इसी तरह N4 हो जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह हो जाएगा FN5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं N इज इक्वल टू N से लेकर के N तक हो जाएगा, FN और N तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर अब ये तो सभी पृथक पृथक आवेश के कारण मैंने बताया। अब लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि इस संपूर्ण निकाय में एक अभिष्ट आवेश Q0 रखा गया। अब Q0 आवेश के कारण है ना कितना बल लगेगा, तो इस Q1 है कि नहीं, Q1 आवेश पर कुल बल लगा, Q2 आवेश पर कुल बल लगा, Qn आवेश पर बल लगा, सबका योग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे अभिष्ट आवेश। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभिष्ट आवेश, ठीक है ना, अभिष्ट आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, Q0 पर लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, F0 इज इक्वल टू F1 हो जाएगा, प्लस F2 हो जाएगा, प्लस F3 हो जाएगा, प्लस F4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 इसी तरह करके Fn हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चों, है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा कि देखिए पृथक पृथक, अब Q1 आवेश पर कितना कुल बल लगा, इसका व्यंजक मैंने निकाल लिया, Q2 आवेश पर कितना बल लगा, ये व्यंजक निकाल लिया, इसी तरह करते करते Qn आवेश पर कितना बल लगा, इसका व्यंजक मैंने आप लोगों को निकाल लिया। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि Q1 आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि Q1 आवेश पर कुल जो बल लग रहा है वो बल इस पर लग रहा है कि नहीं। ये भी बल इस पर जो कुल बल लगा, Q2 आवेश पर कुल बल लगा, तो सभी बलों का योग हो जाएगा Q0 पर आवेश पर लगने वाला बल का मान, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लेकिन एक बात है बच्चों, यहाँ पर एक समझने का प्रयास करेगा कि इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है कि नहीं। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, इस हम अब कूलम के समीकरण से आप लोगों को लिख करके बता देता है। तो इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा F0, ये Q0 और Q1 बाय R10 का स्क्वायर, और इसका बल की जो दिशा होती है वो Q0 कैप हो जाएगा। आप लोगों को पहले इस एक्सप्रेशन मैंने बताया है। अब 2 पर बल जो लगेगा Q0 है कि नहीं, Q2 बाय R2 है ना, और फिर हो जाएगा ये कैप हो जाएगा। 3 के कारण जो बल लग रहा है Q0 Q3 बाय R03, ये डिस्टेंस है, स्क्वायर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ गया 03 कैप हो जाएगा, प्लस इधर n आवेश के कारण जो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, वो Q0 Qn बाय R0n, ये हो जाएगा 0n कैप, है कि नहीं। ये इतना इस पर बल लगेगा, है कि नहीं। ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आप यहाँ बोलेगा कि R0 क्या है, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं Q1 आवेश से ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या माने हैं बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस जो देख रहे हैं, है कि नहीं, R0 Q1 से Q0 आवेश के बीच का डिस्टेंस है R01, ये हो गया। Q2 आवेश से इसका डिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस हो गया R, है ना, नॉट 2 देख रहे हैं 02। तो इसी तरह करके समस्त आवेशों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस छोटे से रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं कि F0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको समेसन दे देंगे। यहाँ पर हो जाएगा Q0 Qn बाय यहाँ पर R0n स्क्वायर, लेकिन n का वैल्यू कितना हो गया, 1 से लेकर के n तक जाता है। तो ये जो बल आप लोग देख रहे हैं, यही है अध्यारोपण के सिद्धांत से परिभाषित किया गया बल। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कुल मिलाकर के कहेंगे कि एक संपूर्ण निकाय में जो होता है कि नहीं, एक संपूर्ण निकाय में, आवेशित निकाय में जो कुल बल होते हैं, ठीक है ना, जो संपूर्ण निकाय में जो कुल बल होते हैं, तो वही बल जो होता है अध्यारोपण के सिद्धांत में उत्तरदायी होते हैं, वही कुल बल का। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या होता है कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है, वो एक दूसरे के कारण निष्फल हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि Q1 और Q2 आवेश पर जो बल लग रहा है, अब Q1 आवेश Q2 पर भी बल लगा रहा है और Q2 आवेश पर Q1 भी बल लगा रहा है, तो दोनों ही आवेश, तो इसको यहाँ पर निकाय में दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल काम होता है कि अंतः अन्योन क्रिया के द्वारा बल, तो मतलब Q1 आवेश Q2 पर बल लगा रहा है, Q2 आवेश Q1 पर भी बल लगा रहा है, तो दोनों ही बल आप जानते हैं
जैसे यहाँ फोटो बना करके दिखा देता हूँ, Q1 आवेश Q2 पर बल, तो ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा और ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा। तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो था वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। अतः ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, इस बलों का योग जो होता है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बलों का योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसीलिए मैंने दो आवेशों के बीच में लगने वाला बलों का चर्चा यहाँ पर नहीं किया है, सिर्फ पृथक पृथक आवेश पर लगने वाला बल, मतलब Q1 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर लगने वाला, Q3 आवेश पर लगने वाला बल पर ही पर यहाँ पर मैंने चर्चा किया है बच्चों। ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चों की अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है ना। समझने का इसको प्रयास करिएगा, ये छोटी छोटी बातें यदि समझ में नहीं आता है बच्चों तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे और मैं उसे स्पष्ट करने का और अधिक प्रयास करूंगा यदि ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे बच्चों एक नए टॉपिक्स के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। हम लोग विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें बच्चों, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को भी आप लोग देखते रहे बच्चों। आज जो आप लोग हम लोग मेरे वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।